देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। बीच में ये छूट गया था, लेकिन अब से फिर से इसको कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान में आप लोग रखिएगा यार, अल्टरनेट डेज में ये सेट चलेगा। एक दिन जैसे कंबाइंड सेट है और नेक्स्ट डे जो होगा ये टॉपिक वाइज सेट होगा। जैसे आज कंबाइंड है और नेक्स्ट डे जो होगा, कल जो होगा वो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। क्लियर है बात? तो आ जाए यार, स्टार्ट कर लेते हैं इसको बिना टाइम खराब किए अपना। का किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 22 है। फर्स्ट टर्म जो है ये 22 दिया, स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म है 22 का अंतिम पद यानी लास्ट टर्म जो है ये है -11 का। यदि श्रेणी का सीरीज का योगफल 66 है, सम जो है ये 66, एस फॉर सम, सम यानी योग 66 है, तो अनुक्रम में पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। यार एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यार देखें, सम ऑफ एन टर्म कितना दिया है 66, एन निकालना है /2 इंटू ये क्या आ जा रहा है, ए फर्स्ट टर्म है 22 माइनस लास्ट टर्म है कितना 11। मेरे भाई 22 में से 11 गया कितना 11, तो 11 से काटिएगा ये 6 बार में 11 छक 66, एन बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 12। यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं 12। ऑप्शन नंबर 2। चलिए यार देखिए, का एक्स बाई जेड में त्रिभुज एक्स बाई जेड में कोण बाई 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें कहा कोण बाई जो है ये 90 डिग्री है। कोण बाई 90 डिग्री, ये एक्स है और ये जेड है। सवाल में कहा मेरे भाई कौशिक एक्स 17/5 है। यार देखें, कौशिक एक्स 17/15 है, सॉरी 17/15। कौशिक क्या होता है आप सभी को पता है, कौशिक रेशियो, कौशिक का रेशियो होता है h/p। तो यार देखें, कौशिक एक्स एक्स तो एक्स ये है, तो इस वाला एंगल के सामने का आपको पता होगा, इस वाला एंगल के सामने ये वाला भुजा लंब होगा। 90 के सामने ये तो कर्ण फिक्स है, पर जो एंगल लीजिएगा इसके सामने लंब होगा, और लंब है कितना 15 यूनिट। कर्ण कितना है, हाइपोटेनियस है 17 यूनिट। आप सभी को ट्रिपलेट पड़ता होगा 8 15 17, तो यहां से ये जो हो जाएगा ये कितना 8 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का रेशियो हम लोगों ने लिख लिया। अब सवाल में कहा एक्स वाई 4 सेंटीमीटर। यार देखें, इस भुजा का जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, यानी 8 यूनिट का वैल्यू दिया 4 सेंटीमीटर आधा है। तो कहा बताइए बाईजेड का लंबाई, इसका लंबाई है 15 यूनिट। मेरे भाई 8 यूनिट 4 सेंटीमीटर है, आधा है ना यार, तो 15 यूनिट का आधा कितना 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए यार, का एक वस्तु पर क्रयमूल्य का 230% लाभ होता है। क्रयमूल्य का 230% लाभ होता है। मेरे भाई अगर क्रयमूल्य है 100 यूनिट, तो प्रॉफिट 230% यानी कितना 230 यूनिट हुआ। क्रयमूल्य है 100, प्रॉफिट 230, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 330। अब आगे कहा यार, यदि क्रयमूल्य में 50% की वृद्धि होती है, क्रयमूल्य को अगर 50% बढ़ा दीजिएगा तो नया क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 150। सवाल में कहा विक्रयमूल्य कांस्टेंट है, स्थिर है, यानी कि जितना विक्रयमूल्य पहले था उतना ही विक्रयमूल्य आज भी है, यानी विक्रयमूल्य कांस्टेंट है, विक्रयमूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहा नया लाभ क्या होगा। तो यार आप देखें, अब नया क्रयमूल्य कितना 150 रुपया और विक्रय मूल्य है 330 रुपया, कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे सर अगर 330 में से 150 घटाइएगा तो 180 का। सवाल में कहा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 180 का प्रॉफिट कितना पे क्रयमूल्य, नया वाला क्रयमूल्य 150 पे, परसेंट 100 से गुना, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 से 6 बार में 60 दूना 120%। ऑप्शन नंबर यार कितना 3। 1 मिनट यार,
किसी का कॉल आ गया था मेरे भाई, सॉरी। देखें आ गया। का किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से रेशियो है 3:2। मेरे भाई का ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से रेशियो है 3:2, यानी कि ए और बी के रनों का अनुपात 3:2 है तथा बी और सी के रन का जो रेशियो है ये भी 3:2 है। अब इन दोनों रेशियो को बैलेंस कर लीजिए यार, बी को दोनों जगह इक्वल करिएगा। आप सभी को ये चीज पता है, इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से बैलेंस करिएगा तो ए का कितना 9, बी का वैल्यू 6 और सी का कितना 4। अब कहा यार ये चीज तो पता है आप लोगों को, ये आ गया क्या, ए द्वारा बनाए गए रनों का संख्या है 9 यूनिट, बी द्वारा बनाए गए रनों का संख्या 6 यूनिट है और सी द्वारा बनाए गए रनों का संख्या यार 4 यूनिट। सवाल में कहा तीनों ने मिलकर टोटल 361 रन बनाए, तो 9 6 15 4 19 से, लेकिन बनाए हैं कितना 361, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 19 से काटिएगा तो 19 से एक बार में कितना आ जाएगा यार, भाग दे के देख लीजिए। 19 से 1 भाग दे लीजिए यार ऐसे। 19 बार में 361, इसका तो जरूरत ही नहीं था, हम ऐसे ही कर दिए। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 19, एक यूनिट 19 है। ए द्वारा बनाए गए रनों का संख्या कितना, तो ए द्वारा बनाए गए रनों का संख्या 9 है, तो एक यूनिट 19, 9 यूनिट कितना 171, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वह, चलिए आ गया। देखें यार कहा कि इसका मान ज्ञात करना। यार एक चीज यहाँ पे आप देखें यार, जैसे अगर इस ब्रैकेट को सबको हटाइएगा तो ये -√2 है, ये +√2 कैंसिल, -√3 +√3 कैंसिल, -√4 +√4 कैंसिल। इसी तरह से अगर काटते चलिएगा आगे तो -√15 से प्लस का √15 कैंसिल हो जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे सीरीज का जो नेचर है ये पकड़िए एक बार फिर से यार, अगर सीरीज का आप नेचर गौर से देखिएगा तो आप देख रहे होंगे कि ये -√2 है और ये +√2, तो -√2 से +√2 कैंसिल, यानी कि माइनस जो है ये अपने आगे के प्लस वाला को काट रहा है, ये माइनस से ये प्लस है, माइनस वाला प्लस को काट रहा है, फिर -√3 से +√3 कैंसिल, फिर माइनस है आगे प्लस वाला को काटा, फिर -√4 से +√4 कट रहा होगा। इसी तरह से बीच में कहीं आइएगा तो -√15 से प्लस का √15 कटेगा। अब यार यहाँ पे माइनस का √16 है, ये -√16 किसको काटेगा, +√16 पर, आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, इसके कारण ये -√16 बच गया। स्टार्टिंग में कितना बचा 1, स्टार्टिंग में 1, अब -√16 बच गया, तो 1 -16 का वर्गमूल 4, 1 में से 4 गया कितना -3। तो इस सवाल का नेचर थोड़ा पकड़ लीजिएगा कि कटने का नेचर क्या है, तो माइनस वाला अपने आगे के प्लस वाला को काट रहा है, -√2 +√2 को काटेगा, -√3 +√3 को काट रहा है, -√4 +√4 को काट रहा है, तो इसी तरह से बीच में कहीं -√15 होगा जो +√15 को काट रहा होगा। अगेन -√16 जो है ये +√16 को काटेगा, पर आगे में +√16 का टर्म नहीं होने के कारण ये वाला बच गया, तो आगे बच गया 1, फिर लास्ट में बचा -√16, तो 1 में से √16 यानी कि 4 माइनस कीजिएगा -3। क्लियर है बात। देखिए यार का यूनिट डिजिट निकालना है, तो मेरे भाई ये गुना है, तो 7 दूना 14, इकाई अंक कितना आ गया 4, यहाँ पे है यूनिट डिजिट 9 + 4, 9 + 4 कितना 3, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यार का दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका मसा तथा लसा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग निकालना है। देखिए यार पहला संख्या अगर 3x है तो दूसरा कितना होगा 4x। आप सभी को पता है मेरे भाई, अगर दो नंबर और उनके LCM HCF का चर्चा किया हो तो रिलेशन होता है LCM गुना HCF बराबर
फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये चीज तो सबको पता ही होएगा। और यहाँ इसने दिया ही है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है 2028 है। फर्स्ट नंबर है 3x और सेकेंड नंबर है 4x। यार 3 से काटिएगा तो ये कितना बार में, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 छक 18, 4 से इसको काटिएगा यार, 4 से 1, 4 छक 24, 4 नमा 36, तो x गुना x, x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर कितना आ गया 13। सवाल का संख्याओं का योग, तो मेरे भाई पहला नंबर है 3x, दूसरा नंबर है 4x, तो योग कितना हो गया 7x। 7 गुना x का वैल्यू आया है 13, 7 91, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए यार, इसको n का वैल्यू इसने दे रखा है, थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा सवाल है यार ये। n का वैल्यू दे रखा है कितना, लिख लेते हैं यार यहाँ पे। n का वैल्यू इसने दे रखा है √8 प्लस √6 बट्टा √8 माइनस √6। मेरे भाई इसको रेशनलाइज करने में तो आप लोगों का महारत हासिल है, कर ही लेंगे नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर। देखिए यार, ऐसे सवाल जब पेपर में आए ना तो ये चीजें आप सभी को पढ़ा रहता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप पे डिपेंड करता है कितना फास्ट आप करते हैं। नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिएगा। तो यार ये तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √8 का स्क्वायर 8 प्लस √6 का स्क्वायर 6, तो 8 है 6 14 प्लस 2ab यानी 8 छक 48, और बट्टा में यार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 8 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 8 में से 6 गया कितना 2, 2 से दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस √48। ओके ना। तो यार एक चीज आप देखिए, यहाँ n का वैल्यू आ गया 7 प्लस √48। मेरे भाई n का वैल्यू क्या आ गया, इन चीजों को मिटा देते हैं, इससे किसी को कोई मतलब तो है नहीं, आप सभी लोगों को ये चीजें पता है। तो मेरे भाई यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 7 था ना यार, 7 प्लस √48। क्लियर है। अब यार अगर मैं आपसे बोलूं 1/n का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका ये रिवर्स है, इसका रिवर्स है। तो अगर रिवर्स कीजिएगा, एक चीज आप गौर से सुनिए, ये चीज आप जानते हैं कि मेरे भाई जैसे मान लीजिए ये है, एक मिनट यार, जैसे मान लीजिए कि 5 प्लस 2√6 है। क्लियर है। ये चीज आपको पता है कि यार जैसे n बराबर है 5 प्लस 2√6, तो मेरे भाई इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको हो जाएगा पता, 1/n करेंगे तो 1/5 प्लस 2√6, उसके बाद उसको रेशनलाइज कीजिएगा तो सॉल्व करके रिजल्ट आ रहा होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जैसे 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2√6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर कितना 6, तो 4 छक कितना 24। तो मेरे भाई ये चीज जब भी ऐसा है कि इन दोनों टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों पदों के वर्गों का अंतर अगर 1 हो, अगर दोनों टर्म के दोनों पदों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, तो उसका जब इनवर्स लिखिएगा तो कुछ नहीं करना, बस उसके बीच का साइन को चेंज कर दीजिएगा। जब भी दो पदों के वर्गों का अंतर अगर 1 है तो उसका जब आप इनवर्स लिख रहे होंगे तो कुछ नहीं करना, बस उसके बीच का साइन आप चेंज कर दीजिएगा। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस रहता तो हो जाता प्लस। क्लियर है ना। ऐसे बेसिक तो आप कर ही लेंगे यार। जैसे मान लीजिए n बराबर 5 प्लस 2√6 है,
1/n क्या होगा, तो 1n का वैल्यू है 5 + 2√6। अब इसको रेशनलाइज करिएगा तो 5 - 2√6 से ऊपर नीचे गुना, तो इस तरह से तो कर ही लेंगे, पर इतना नहीं करना। आप एक चीज बस ध्यान में ये रखना कि अगर दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो उसका जब इनवर्स लिखेंगे ना तो कुछ नहीं करना, बस बीच का साइन कर देना है चेंज, केवल बीच का साइन कर दीजिएगा चेंज। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना कैलकुलेशन करने में टाइम खराब मत करने लग जाइएगा। तो यहाँ पे जो अपना वाला सवाल है इसमें जरा गौर से देखें यार, अगर n का वैल्यू है 7 + √48 तो 1/n का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे दोनों टर्म के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, √48 का स्क्वायर क्या होगा 48, तो 49 में से 48 गया कितना 1, यानी दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है ना, तो इसका इनवर्स करेंगे तो कुछ नहीं करना, बस बीच का साइन कर दीजिए चेंज। क्लियर है बात। अब यार n -1/n चाहिए, तो इन दोनों को घटा दीजिए, घटाइएगा तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, प्लस का साथ माइनस का साथ कैंसिल, √48 + √48 क्या हो जाएगा 2√48, और आपको तो पता ही है √48 को लिख सकते हैं 16 तिया, 16 का वर्गमूल 4, 4 बाहर आएगा तो 8√3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, कहा 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कहा 35 स्टूडेंट है और इन सबों का औसत एज 15 है, तो 35 बच्चे का टोटल एज कितना 35 × 15। कहा उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, तो मेरे भाई पहले से 35 विद्यार्थी थे, अगर एक प्रिंसिपल आ जाएंगे तो कैंडिडेट कितना हो जाएगा 36, मानते हैं ना बात यार, 36 कैंडिडेट, और औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ गया, पहले औसत 15 था, टीचर आया तो औसत 1 बढ़कर हो गया कितना 16। तो यार आप बताएं 36 प्रिंसिपल सहित या टीचर सहित 36 कैंडिडेट के टोटल एज में से अगर 35 कैंडिडेट का एज घटाइएगा तो क्या प्रिंसिपल का एज नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो यार निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 16 छक 96, हाथ में रहना 16 तिया 48, 48 और 9 कितना 57, 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 52। मेरे भाई घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 51, क्या तो प्रिंसिपल का एज आ गया 51। फर्स्ट डाटा से हम लोगों ने प्रिंसिपल का एज निकाल लिया 51 वर्ष। एक बार फिर से समझिएगा, इसने बोला क्या था कि 35 बच्चे का औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमने लिख लिया यार 35 बच्चे का औसत एज 15, तो 35 बच्चे का टोटल एज कितना औसत गुना संख्या का एक टीचर के एज को शामिल कर लिए, पहले से थे 35 विद्यार्थी, एक टीचर आएगा तो अब कैंडिडेट हो जाएगा 36 का औसत एज भी 1 वर्ष बढ़ गया, पहले औसत था 15, 1 बढ़कर अब हो गया कितना 16, यानी 36 कैंडिडेट का औसत है 16, तो टोटल एज कितना औसत गुना संख्या 36 कैंडिडेट के टोटल एज में से 35 का एज घटाइएगा तो एक कैंडिडेट का एज यानी प्रिंसिपल का एज बच जाएगा 51 वर्ष। अब आगे सवाल में पढ़िए, यहाँ कहा कि उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। देखिए यार, कहा अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है जिसमें पत्नी और एक पुत्र है, तो फैमिली में उसके अध्यापक के फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए 3 मेंबर, एक तो खुद प्रिंसिपल और एक उसके वाइफ और एक उसका बच्चा हो गया, यानी टोटल 3 सदस्य हो गए। कौन कौन, तो प्रिंसिपल और इसके वाइफ और इसका बेटा का इन 3 सदस्यों का औसत आयु 40 साल है, तो इन 3 सदस्यों का टोटल एज कितना 40 दिया है 120 हो जाएगा। और आपको पता है प्रिंसिपल का एज कितना दिया है, प्रिंसिपल का एज तो आप लोगों को पता है ही कितना है 51 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे भाई 51। तो यहाँ से वाइफ प्लस सन का एज कितना हो जाएगा 51, उधर जाके घटेगा तो 69 साल। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़िए, का इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80% कम है, पुत्र का एज जो है माँ से 80% कम है, तो मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5 का पुत्र का एज माँ से 80% कम है, माँ से यानी माँ का एज अगर है 5 यूनिट, माँ का एज है कितना 5 यूनिट, माँ का एज है 5 यूनिट, ध्यान रखिएगा
मदर का एज यानी कि प्रिंसिपल के वाइफ का एज जो है 5 यूनिट है, तो का उसके बेटे का एज जो है उससे 4 कम, यानी कितना हो गया, बेटे का एज 1 यूनिट। और मेरे भाई इन दोनों का योग है 69, 5 है 1, 6 यूनिट है 69, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 69/6। डिवाइड कर लीजिए यार, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 11.5। 1 यूनिट 11.5 है, तो का अध्यापक की पत्नी का एज ज्ञात करें। पत्नी का एज है 5 यूनिट, सॉरी क्या हो गया, पत्नी का एज है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है मेरे भाई 11.5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 5 25, 55 2 57.5 ईयर। क्लियर है बा? चलिए आगे, अच्छा सवाल था यार ये भी। देखिए, कहा 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाई के संयुक्त हिस्से का 5/13 भाग मिला, तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा। देखिए यार, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, भाषा थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे है काफी आसान सा सवाल, पर भाषा में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहा 3 भाई है, सपोज मेरे भाई ए बी सी, ये 3 भाई है। अब आगे कहा दूसरे भाई को अन्य 2 भाई के हिस्से का 5/13 भाग मिला। दूसरे भाई यानी बी का जो हिस्सा है, अन्य दो कौन कौन बच गया, ए और सी, का दूसरे भाई का जो हिस्सा है अन्य 2 भाइयों के हिस्से का 5/13 है, यानी कि 5:13। तो दूसरा का हिस्सा 5 है, बाकी दोनों का हिस्सा 13, तो तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना हो गया, 18 यूनिट। पर एक्चुअल में टोटल हिस्सा दिया है 1620। 1 यूनिट बराबर कितना, 18 नमा तो 90, 1 यूनिट 90 का दूसरे भाई का हिस्सा, दूसरा का हिस्सा है 5 यूनिट, 1 यूनिट 90 तो 5 यूनिट, 9 5 45 यानी 450। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 20 लीटर के आ जाए, का 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिलाया जाए। देखिए यार, आप पहले ये चीज देखें, मिक्सचर है किस चीज का, तो आप बोलोगे सर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। तो यार कहा 4 लीटर पानी इस मिक्सचर में और मिला है। मेरे भाई अगर वाटर मिलाइएगा तो अल्कोहल तो सेम रहेगा ना यार, ये चीज तो आप जानते हैं। अगर वाटर मिलाएंगे तो अल्कोहल सेम रहेगा। तो यार अल्कोहल को लेकर यहां से चलते हैं। कहा 20 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल है कितना, 20%। ओके, अब आगे कहा इस 20 लीटर के मिक्सचर में 4 लीटर पानी और मिला है, तो अब मिक्सचर हो गया 20 और 4 कितना, 24 लीटर। कहा सवाल में कि इस नए वाला मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना, तो हमने मान लिया कि नया वाला मिक्सचर में अल्कोहल है X%। एक बार फिर से कहा 20 लीटर अल्कोहल और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें 20% अल्कोहल है। इस मिक्सचर में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मेरे भाई अगर इस मिक्सचर में पानी मिलाए हैं ना, अगर पानी मिलाए हैं तो अल्कोहल के मात्रा में कोई परिवर्तन, जो मिलाए हैं उसका मात्रा तो चेंज होगा, पर सेकंड वाला जो मात्रा होगा, जो यूनिट होगा, उसके क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहां पर अल्कोहल लेकर हम लोग चले कि 20 लीटर का मिक्सचर था, उसमें 20% अल्कोहल था, 4 लीटर पानी मिला, तो अब मिक्सचर हो गया 24 लीटर। इस 24 लीटर में अल्कोहल कितना है, X%। अल्कोहल तो दोनों जगह सेम होगा। क्लियर, 100 से 100 कैंसिल, 4 छक 4 बचे, 2 तिया 2 से 10, तो यहाँ है 50, 3 इधर आ जाएगा तो 50/3, तो x बराबर क्या आ गया, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किया। 900 में से कितना परसेंट, 72%। 900 में से इसको 72% मार्क्स मिला, तो 900 का 72% निकालिएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 9 7 63, 64, 648 नंबर मिला है। कहा कि दूसरे विषय में
700 अंक में से दूसरा विषय जो था वो 700 नंबर का था और इसमें से उसको 80% मार्क्स मिला। 700 का 80% यानी कितना, 560 नंबर मिला। सवाल में कहा कि दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो। तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या, कहने का मतलब हुआ कि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर यानी ओवरऑल उसको टोटल कितने परसेंट मार्क्स मिले। मेरे भाई पहले सब्जेक्ट में 648 नंबर लाया और दूसरे सब्जेक्ट में उसने 700 में से 560 नंबर लाया, दोनों को मिलाकर टोटल कितने नंबर हो गया, दोनों को मिलाकर टोटल नंबर हो गए 8 6 4 10 6 6 1208, टोटल 1208 नंबर हो गए। टोटल कितने नंबर के पेपर में से, तो 9 7 1600 में से, परसेंट तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12 जीरो, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा तो 4 से मेरे भाई 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 पचे 75.5%, ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा यार ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60% जो है वो बी के आय के 75% के बराबर है। मेरे भाई 15 पचे 75, दोनों साइड कैंसिल होगा ना यार 15 से, 15 पचे 75, 15 चौक 60, वेरिएबल को एक साइड लाइएगा तो ए बट्टा बी क्या हो जाएगा 5/4, यानी ए का वैल्यू है 5 यूनिट, बी का वैल्यू है 4 यूनिट। अब आगे देखिए सवाल में क्या बोला, कहा ए का जो इनकम है, ए की आय बी की आय के x% के बराबर है। का बी की जो आय है ये ए के इनकम का x% के बराबर है। क्लियर है ये चीज, जैसे जैसे इसने बोला हमने ड्रॉ कर लिया। और बी का वैल्यू कितना है 4 यूनिट, ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 5 यूनिट, इंटू x/100। अब यार 5 से काटिएगा 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यार, 20 यहाँ आ जाएगा तो x बराबर 20 चौक कितना 80, ऑप्शन सी। समझ गए बात, चलिए आगे देखिए यार, कहा एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R% या x% है, रेट है R%। अब आप बताएं का 400 रुपया जो है 2 वर्ष के लिए जमा किया, तो आप बताएं 400 रुपए पर R% के दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना, रेट है R%, यानी 1 साल का ब्याज है R%। रेट आप सभी को पता है, रेट जो होता है ईयरली काउंट होता है 1 ईयर का, तो रेट R% है यानी 1 ईयर, 1 साल में उसको R% ब्याज मिलता है। तो 2 साल में कितना, 400 रुपए पर 2R% ब्याज मिलेगा। प्लस का यार 550 रुपए 4 वर्ष के लिए लगाया, तो मेरे भाई 550 रुपए पर R% के दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4R%। और 1200 रुपए पर 6 वर्ष में R% के दर से ब्याज कितना हो जाएगा 6R%। और इन सारे ब्याज को मिलाकर उसको टोटल ब्याज मिला है कितना 1020 रुपया। अब कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे ना यार, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों को परेशानी हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 से 11, 2 दूना 4, 2 जीरो से 2 जीरो, यार ये है 4 दूना 8 R प्लस 11 दूना 22 R प्लस 12 छक 72 R बराबर 1020। मेरे भाई 72 और 8 80, 80 और 22 कितना हो गया 102, 102 R बराबर 1020। 102 से काटिएगा 10, यानी रेट कितना आ गया 10%। चलिए देखिए इसको, का ए बी से 20% अधिक कुशल है। ए जो है ये बी से 20% अधिक कुशल है, तो बी अगर 100 तो 20% अधिक। ए का एफिशिएंसी कितना 120, अगर कैंसिल छोटा कर लीजिएगा रेशियो को तो ये 2 छक 12, ये 2 पचे 10, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और आप सभी को पता है एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम, किसी भी वर्कर द्वारा एक दिन में किया गया काम, 1 घंटा में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम,
जो होगा ये एफिशिएंसी होगा। तो ए का एफिशिएंसी है 6, यानी ए एक दिन में 6 काम, बी का एफिशिएंसी 5, यानी बी एक दिन में 5 काम। सवाल में कहा बी अकेले काम को 12 दिन में, यार बी एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में टोटल कितना काम कर देगा, 60 काम। ये टोटल वर्क हो गया मेरे भाई। अब कहा ए अकेले उसी काम को कितने दिन में, उसी काम को, यानी ये जो टोटल 60 काम है ना, इस 60 काम को एक कितने दिन में, ए एक दिन में 6 काम, तो इस काम को कै दिन में, ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 6 दूना 12, 5 दूना 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। का ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में, ए जो है 50% यानी 1/2 भाग काम 16 दिन में, तो ये पूरा काम कै दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 32 दिन में। का बी 1/4 भाग काम 24 दिन में, 1/4 भाग काम 24 दिन में, तो बी पूरा काम 24 चौक 96 दिन में। यार दो ही वर्कर है और दोनों का ओरिजिनल डे पता है, तो इसका एलसीएम कितना, 96। ये टोटल वर्क हो गया 32 तिया और 96 एकम। ए का एफिशिएंसी आ गया मेरे भाई 3 यूनिट, बी का एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट। सवाल में कहा एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, यार देखिए दोनों वर्कर से अगर बोले होता पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में, पूरा काम कहने का मतलब 96 यूनिट काम कै दिन में, पर इसने सवाल में बोला कि दोनों मिलकर 3/4 भाग काम को कितने दिन में, तो 96 का 3/4 मेरे भाई 96 टोटल काम है, इसका 3/4 निकालिएगा। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 तिया 72, 3/4 यानी 72 काम को कहा ए और बी मिलकर कितने दिन में, कितना काम, 72 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 72 काम कितने दिन में, दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलें आगे यार। देखें कहा दो नगर ए और बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर है। दो नगर है ए और बी के बीच का, एक सवाल लगता है पीछे छूट गया यार, अच्छा उसको आखिरी में कर लेंगे। देखें यार ये दो स्थान है ए और बी, ओके ना, का इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 330 किलोमीटर है, दोनों स्थानों के बीच का दूरी 330 किलोमीटर है। नजरे सामने मेरे भाई। का एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है। एक ट्रेन जो है कहा ए से बी की ओर चली 8 बजे, ए से बी की ओर चली कितना बजे, 8 बजे सुबह, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और दूसरी रेलगाड़ी जो है 9 बजे बी से ए की ओर चलती है, 9 बजे बी से ए की ओर चली 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सवाल का वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। देखिए यार का एक रेलगाड़ी ए से 8 बजे चली और दूसरी बी से 9 बजे चली, तो यहाँ क्रॉसिंग वाला सवाल में सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि एक गाड़ी को चलने से कितना देर पहले दूसरी गाड़ी चल चुकी है। एक गाड़ी के चलने तक या एक गाड़ी के चलने से कितना देर पहले दूसरी गाड़ी चली है, तो एक गाड़ी चली है 9 बजे और एक चली है 8 बजे, यानी इस गाड़ी को चलने तक इसने 1 घंटा तो चला, ये 9 बजे चली, ये 8 बजे चल दी थी, यानी इसको चलने तक ये गाड़ी जो है 1 घंटा चली। तो आप बताएं 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1 घंटा में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो चाल गुना समय कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर ये चल ली। अब यहाँ पर ये पहुंच गई 9 बजे, 9 बजे ये पहली गाड़ी जो है यहाँ पर आ गई। अब ये यहाँ से चलेगी और दूसरी गाड़ी यहाँ से चलेगी। अब एक चीज आप बताएं यार, 9 बजे के बाद दोनों के बीच फासला कितना है, आप बोलेंगे सर टोटल फासला है, टोटल डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। 9 बजे तक पहला गाड़ी जो है ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, तो 9 बजे के बाद शेष डिस्टेंस बचा कितना, तो 330 में से अगर 60 घटाइएगा यार कितना आ जाएगा, 270 क्या
मेरे ख्याल से 270 किलोमीटर। ओके ना। अब देखें यार, आप बताएं, अब 9 जैसे ही बजा, ये गाड़ी 60 के चाल से जा रही है और ये गाड़ी यहाँ से 75 के चाल से चल रही है, तो मिलने में लगा समय क्या होगा? आप सभी को पता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा। 60 है 75 कितना? 135। काटिएगा 2 बार में, यानी कि टाइम लगा 2 घंटा। सवाल कहा कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? मेरे भाई 9 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर दी है। इक्वल टाइम 9 बजे ये यहाँ से चल रही थी, 9 बजे ये यहाँ से चल रही थी। 9 बजे के बाद मिलने में 2 घंटा लगा, यानी कि 9 बजे के बाद 2 घंटा और टाइम लगा, यानी कै बजे मिल गई होगी? 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है यार, क्रॉसिंग वाला सवाल में, कि एक गाड़ी के चलने तक दूसरा गाड़ी कितना देर चल चुकी है, या फिर एक गाड़ी के चलने से कितना देर पहले पहली गाड़ी चल चुकी है। तो एक गाड़ी यहाँ से चल रही है 8 बजे और दूसरी गाड़ी यहाँ से चल रही है 9 बजे, तो ये 9 बजे चली है 8 बजे, यानी इस गाड़ी को चलने से 1 घंटा पहले ही ये चल दी थी। इसका चाल है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलकर इसने 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 60 किलोमीटर। अब 8 बजे चली, 1 घंटा चलने के बाद 9 बजे यहाँ पर आ गई। 9 बजे के बाद शेष फासला बचा है 270, और 9 बजे दूसरी गाड़ी भी चलना प्रारंभ कर दी थी। तो 9 बजे के बाद मिलने में लगा समय कितना? समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुटेगा। देखिए इसको मेरे भाई, 4x प्लस 1 बट्टा x बराबर दिया है 5। क्लियर है बा? अब इसका वैल्यू निकालना यार। एक चीज देखें आप आराम से, जिसका वैल्यू निकालना है ना, सवाल को जरा आप गौर से देखें। यहाँ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 4 है। यहाँ x का कॉफिशिएंट 4 है। तो एक चीज आप समझ गए होइएगा कि सर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई कितना? x ऊपर जाके ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 5। क्लियर बा? तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना? 5x। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आप बताइए, यहीं पे सवाल में ही सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है? 5x है। तो ऊपर में तो है 5x, नीचे में 5x प्लस 10x। 5x प्लस 10x कितना? 15x। काटिएगा तो 1/3। ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में यार। देखिए, कहा समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से, समुद्र तल है, ये समुद्र तल है। क्लियर है? का इससे 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। का लाइट हाउस से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे कोई जहाज है, इसका अवनमन कोण देखें यार, जनरली अवनमन कोण तो ये है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि ये जो एकांतर कोण होता है आपस में बराबर, अवनमन उन्नयन कोण बराबर, तो एंगल ऊपर या नीचे कहीं भी लिख लें कोई फर्क नहीं। तो अवनमन उन्नयन पे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, एंगल हमेशा नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा बनाने में सुविधा होएगा। और क्या? देखिए यार, कहा कि अवनमन कोण है कितना? 30 डिग्री। सवाल का लाइट हाउस के अधोभाग, अधोभाग कहने का मतलब तल, आधार से, लाइट हाउस के बेस से का इस जहाज की दूरी, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यार 30 डिग्री के लिए आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 10 30 होता है 1/√3, तो ये 1, ये √3। तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 20, √3 का वैल्यू निकालना है तो 20√3। ऑप्शन बी। चलिए कहा देखें, 3 नली ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6, 9 और 12 घंटे में भर देगी। ए बी सी जो है, ए टैंक को 6 घंटे में भरेगी, बी 9 घंटे में, और सी जो है ये 12 घंटे में। 6 9 12 का एलसीएम मेरे भाई 36। 6 छक 9 चौक 12 तिया। ओके। अब आगे सवाल में कहा बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोला गया। बी और सी को आधा घंटा तक खोले। आप बताएं बी और सी
दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा? आप देख पा रहे होंगे सर, बी 1 घंटा में 4 यूनिट और सी 1 घंटा में 3 यूनिट, दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट भरेगा। 1 घंटा में 7 यूनिट पर आधा घंटा चला तो आधा घंटा में कितना यूनिट? अरे यार, आधा घंटा में कितना यूनिट भरेगा? 3.5 यूनिट। अब सवाल का, उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय? मेरे भाई टोटल 36 यूनिट का टैंक है, कैपेसिटी यानी टोटल 36 यूनिट उसका क्षमता है, यानी टोटल वर्क है 36 यूनिट, 3.5 यूनिट काम हो गया। तो अब शेष काम बच गया है कितना? घटाइएगा तो मेरे ख्याल से 31 आएगा क्या? 32, 32.5 ये शेष काम बचा। अब कहा तीनों नली जो है शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा? इस शेष भाग को 32.5 लीटर को तीनों मिलकर कितने समय में? तो 1 मिनट में 6 बी 4 सी 3, तो 6 4 10 3 13, तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2.5 डेज, 2.5 डेज यानी 2.5 दिन, 2.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने से, बड़ा एक बॉल है, बॉल देखें यार, गेंद जो होता है ये गोला का एग्जाम्पल होता है। कहा 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद, बड़ी गेंद का डायमीटर 16 है तो रेडियस जस्ट आधा यानी कितना? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटा जो गेंद है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। सवाल क्या कहा इसने? बोला क्या कि बड़ा वाला गेंद को पिघलाकर छोटा छोटा गेंद बनाना है, तो कहा बने छोटे छोटे कितने गेंद बनेंगे, ऐसा इसने बोला कि एक 16 सेंटीमीटर व्यास यानी 8 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस की कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है? तो मेरे भाई बड़ा गेंद को पिघलाकर छोटा गेंद बनाना है, यानी बड़ा गेंद के अगर आयतन में छोटे गेंद के आयतन से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा गेंद का संख्या। तो गेंद आपको पता ही है, गेंद जो होता है ये गोला का एग्जाम्पल होता है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4π/3 r3। बड़ा वाला गेंद का रेडियस है 8 यानी आयतन 4π/3 r3 यानी 8 गुना बट्टा छोटा गेंद के आयतन से डिवाइड करिए, छोटा गेंद का आयतन होगा 4π/3 r यानी रेडियस है कितना? 2, 2 का क्यू यानी 2 गुना 2 गुना 2, 4π/3 से 4π/3 कैंसिल, 2 दूना 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, 8 8 64, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए आगे, ये तो हो गया। इसको देखिए, का यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे? देखिए यार, रेडियस और हाइट को चेंज करने की इसने बात किया। कहा कि अगर रेडियस को 25% बढ़ा दें तो उसके ऊंचाई में कितना कमी करना चाहिए ताकि उसका आयतन पर कोई फर्क ना पड़े। तो यार रेडियस जो है ये 25% बढ़ा दिए, 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, रेडियस 25% बढ़ा है, यानी कि पहले रेडियस अगर 4 था तो अब 1 बढ़ा दिए, अब 1 बढ़ा दिए यानी अब रेडियस हो गया कितना? 5/4। एक बार फिर से, रेडियस 25% बढ़ाए, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 कहने का मतलब पहले रेडियस 4 था, 1 बढ़ा दिए तो अब रेडियस हो गया कितना? 5। नया रेडियस है 5 और पुराना रेडियस है कितना? 4। ये बात तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। कहा कि हाइट में कितना कमी करे ताकि बेलन का आयतन चेंज ना हो। मेरे भाई देखे, पहले रेडियस था r1, हाइट था h1, तो पहले बेलन का आयतन बन रहा होगा πr1² h1। अब रेडियस है r2, हाइट है h2, तो अब बेलन का आयतन कितना होगा? πr2² h2। और दोनों कंडीशन में आयतन पर कोई चेंज नहीं हो रहा, आयतन सेम है, पाई से पाई कैंसिल। पहले रेडियस था कितना? 4, 4 का स्क्वायर इंटू h1। अब रेडियस है, नया वाला रेडियस है कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h2। मेरे भाई h1/h2 कितना? 25/4 का स्क्वायर 16, यानी पहले हाइट था 25, अब हाइट है 16। हाइट में कितने का कमी आ गया मेरे भाई? 9 का, 9 का कमी हुआ 25% तो 100 से गुना, 25 चौक 100, 9 चौक 36%। क्लियर है बा? चलें,
का समबाहु त्रिभुज का एरिया 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई निकालना। समबाहु त्रिभुज का एरिया मेरे भाई आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और दिया है कितना 48। देखने में तो काफी आसान सा सवाल लग रहा है, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा आंसर लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। है सवाल काफी इजी, कई बार पेपर में ऐसे सवाल भी आ जाता है और पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। √3 से काटिएगा इसको तो 16×3 = 48, 16√3। ए स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा तो 16 चौक 64 √3 हो जाएगा। यार अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा ना यार। एक मिनट, 64√3 स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल यानी पावर में 1/2 लिख ही सकते हैं। आप लोग जानते हो ये का पावर का साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो पावर रिवर्स हो जाता है, बाएं साइड 2 है उधर जाके 1/2 हो जाएगा। अब मेरे भाई पावर में 1/2 कहने का मतलब होता है वर्गमूल, पावर में 1/2 यानी क्या वर्गमूल। तो यार अगर आप 64 का वर्गमूल निकालिएगा आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छा है, 64 का वर्गमूल निकालिएगा कितना 8 हो जाएगा। और √3 का अगर वर्गमूल निकालिएगा मेरे भाई √3 है, और इसके पावर जैसे एक बार फिर से आराम से समझिए यार, कुछ बेसिक जिनका प्रॉब्लम होगा उनको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, देखें नहीं तो आराम से समझिए सही हो। हो रहा है यार, देखें यार 64 के पावर 1/2 करेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा, √3 के पावर 1/2 है तो ये √3 है, रूट हटाएंगे तो 3 के पावर 1/2 कंप्लीट टू दी पावर 1/2 यानी 3 के पावर 1/4, पावर में 1/4 है तो इसको लिखेंगे 4√3 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करेंगे 64 का वर्गमूल 8, √3 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो ये 4√3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए यार इसको का नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और का सी ई लंब है ई डी पे, सी लंब है ई डी पे, 90 यहाँ पे लिखा ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। एक्स का वैल्यू निकालना। यार एक चीज देखें, कहा ए बी, ये वाला लाइन ए बी और ये जो लाइन है सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। अब आपको ये चीज पता है, दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंतर एकांतर कोण जो होता है ये आपस में समान। तो ये वाला एंगल अगर 37 है, ये एंगल कितना है मेरे भाई, ये वाला एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री। और आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है, ये 37 ये 90, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 90 और 37 7, 90 और 37 कितना 127। तीसरा कोण निकालना है तो 180 में से इन दोनों कोणों का योग हटा दीजिएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा 3 यानी 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। कुछ ज्यादा था ना इस सवाल में, और है सवाल क्या मेरे भाई, एक सवाल लगता है कोई छूट गया था, हाँ ये वाला छूटा हुआ है। देखें यार ये अच्छा सवाल है, लॉजिकल थोड़ा सा है, का आराम से समझिएगा। का किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। का एक नदी है ये, क्लियर है ना, का किनारा है P और R का, इसके मध्य में मिड पॉइंट पे है कोई बिंदु Q। अब आगे बढ़िए अच्छे से, कहा है कोई नाव P से Q तक और वापिस 12 घंटे में आ सकती है। कोई नाव जो है आराम से समझिएगा, कोई नाव P से Q गई, ओके ना, और P से Q गई और Q से वापिस P पर लौट आई, P से Q गई और वहां से वापिस P पर लौट कर आ गई, तो टोटल जो टाइम लगा वो 12 घंटे का समय लगा। क्लियर है बात यहाँ तक। का कोई नाव P से Q तक गई और Q से वापिस P तक आ गई, इस प्रक्रिया में उसे टोटल 12 घंटे का समय लगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे कहा और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। कहा वही नाव जो है P से अगर R तक जाए तो 16 घंटा 40 मिनट लगेगा, 16 घंटा 40 मिनट। क्लियर है बात। एक बार फिर से यार प्लीज यार, एक बार फिर से इस सवाल को समझिए। अगर सवाल का थीम पकड़ लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए कहा कि 3 बिंदु है,
किसी नदी के किनारे 3 बिंदु है, 2 तो कॉर्नर पे है, P और R कॉर्नर पे है, और इन दोनों के मिड में एक पॉइंट है Q। क्लियर बात है यहाँ तक? कहा एक नाव जो है P से Q तक गई, ओके, और Q से वापिस P पे आ गई। इस प्रकार उसे टोटल जाने और आने में 12 घंटे का समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा वही नाव P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है या जा सकती है। का वही नाव P से R अगर जाएगी तो उसको टोटल टाइम लगेगा 16 घंटा 40 मिनट। मानते हैं आप? एक चीज बताएं यार, P से R 16 घंटा 40 मिनट जाने में टाइम लगा, अगर Q मिड पॉइंट है तो P से Q तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? जरा सोच कर बताइए। P से R 16 घंटा 40 मिनट लगा, हम आपसे बोल रहे हैं कि सर P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलेंगे सर देखिए Q मिड पॉइंट है तो यहां तक आने में आधा टाइम, पूरा P से R जाने में 16 घंटा 40 मिनट लगाना, तो P से Q तक जाने में आधा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि Q जो है मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ आधा टाइम यानी 16 घंटा 40 मिनट का आधा 8 घंटा 20 मिनट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखें यार, अब आप बताएं P से Q गया और Q से वापिस P पर आ गया, टोटल समय लगा 12 घंटा। टोटल जाने और आने में टाइम लगा 12 घंटा, जिसमें गया है तो टाइम ले लिया 8 घंटा 20 मिनट, जाने में 8 घंटा 20 मिनट, तो आने में कितना टाइम लगा होगा मेरे भाई? 12 में से 8 घंटा 20 मिनट माइनस कर दीजिएगा, तो 12 में से 8 घंटा 20 मिनट माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। आने में कितना समय लगा होगा? 3 घंटा 40 मिनट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सवाल कहा कि उसे R से P तक जाने में कितना समय, काम खत्म हो गया मेरे भाई। अगर Q मिड पॉइंट है, Q से P पर आए 3 घंटा 40 मिनट में, तो उसी प्रकार R से Q, चूंकि Q मिड पॉइंट है तो R से Q तक आने में भी टाइम लगेगा कितना? 3 घंटा 40 मिनट। अब R से Q तक 3 घंटा 40 मिनट, Q से P तक 3 घंटा 40 मिनट, तो ये टोटल टाइम कितना R से P तक लगेगा? तो आप बोलेंगे 6 घंटा 80 मिनट। 6 घंटा 80 मिनट यानी कि 20 मिनट और ये 7, चूंकि 80 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर, तो 6 7 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 घंटा 20 मिनट यानी 7×1/3 घंटा। क्लियर है बात? तो यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू यार, धन्यवाद। और कल जो होगा हम लोग किसका कर लें, किसी भी एक टॉपिक का, अरिथमेटिक का कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, CI का ही रख लेते हैं, CI या परसेंटेज, कोई भी एक टॉपिक हम लोग कर लेंगे और उसका कल हम लोग टेस्ट करेंगे। और रेलवे का हम लोग कल से जो है NTPC का जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे कल से। और अब रेगुलर होगा, क्योंकि सारा सिस्टम वगैरह जो है इसका सेटअप वगैरह सब सही हो गया, तो अब हम लोग इस पे रेगुलर काम करेंगे। चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद।